तो आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक का स्टॉक एक ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। लगातार ये बैंक अपना परफॉर्मेंस सुधार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके स्टॉक प्राइस में हमें गिरावट ही देखने को मिलती है। आखिर यस बैंक से जुड़ी रियलिटी क्या है, इसके इन्वेस्टर्स को इसको लेकर के क्या एक्शन प्लान बनाना चाहिए, आखिर रियल में क्या होने वाला है यस बैंक के साथ में, ये स्टॉक का प्राइस कभी बढ़ेगा भी या सिर्फ लॉस ही इसमें हासिल होगा आने वाले टाइम में भी, जैसा कि अभी भी बहुत लोग अपना माल लॉस में बेच करके जा रहे हैं। यस बैंक से जुड़ी सारी कंफ्यूजन्स के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। यस बैंक से जुड़ी कुछ अहम खबरें भी हैं जिनको भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। LIC की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेक लिया गया यस बैंक में, वो भी मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। और यस बैंक को लेकर के आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यस बैंक में आपको निवेश किस तरह से बनाना चाहिए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं यस बैंक से जुड़ी कुछ अहम खबरें और आगे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फ्राइडे को ये स्टॉक 12 रुपीज़ पर ओपन होता है, 12 रुपीज़ 05 का हाई बनाता है और 11 रुपीज़ 85 का लो बना करके 11 रुपीज़ 90 पर क्लोजिंग देता है। लाल निशान में ही क्लोजिंग ये दे रहा है। जबकि जब इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए तो उससे पहले तब भी ये 13 के एक मजबूत सपोर्ट पर था, लेकिन उसके बाद से इसने सपोर्ट भी तोड़ दिया है। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं फ्राइडे को इसका कारोबार। दोस्तों, जब से इसका प्राइस 12 रुपीज़ के आसपास आया है, इसमें अच्छी खासी हमने बाइंग देखी है। अगर हम थर्सडे की बात करें तो लगभग 60% की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे वाले दिन भी लगभग 52% के आसपास की डिलीवरी उठाई जाती देखी जा सकती है। दोस्तों, इसके अंदर अब हम पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगभग 30% का स्टेक है। LIC का इस टाइम पर लगभग अब 5% का स्टेक है, हम ये कह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का लगभग 3.99% का स्टेक है। ICICI बैंक का 3.99% का स्टेक है। बेट्रे इंडिया होल्डिंग्स का 2.71% का स्टेक है। इसके साथ ही साथ में एक्सिस बैंक का लगभग इसमें 1.96% का स्टेक है। और अगर हम बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स हैं उनमें लगभग 1.58% का स्टेक है। कोटक महिंद्रा बैंक में 1.52% का स्टेक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगभग 1.37% का स्टेक है। बंधन बैंक में 1.2%। इसके अलावा अमांसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में भी 1.2% का। IDFC फर्स्ट बैंक में भी 1.15% का स्टेक है। ओवरऑल आप इसमें देख सकते हैं अच्छा खासा इसमें अलग अलग बैंक्स का, बड़ी बड़ी बैंक्स का स्टेक ऑलरेडी हो रखा है। दोस्तों, अब हम इसके पहले पीछे का रीज़न बता देते हैं इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इसके ऊपर NPA का बहुत बड़ा लोड है। इसके ऊपर लगभग 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का NPA है, जो कि डिफरेंट कंपनीज का है, जैसे कि वीडियोकॉन का था, जेट एयरवेज का था, वोडाफोन आइडिया का था। इसके साथ ही में रिलायंस, जो अनिल अंबानी की रिलायंस है, उसका था। ऐसे ही तमाम सारी कंपनीज का था, DHFL का था। जैसे कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए आइडिया वोडाफोन के ऊपर बकाया है यस बैंक का। लेकिन जिस तरह की हालत आइडिया वोडाफोन की हो रखी है, उसके चलते भी यस बैंक पे दबाव देखने को मिल सकता है। नो डाउट एक तरफ इसमें ऑपरेटर का खेल चलता रहता है कि इसमें कोई भी न्यूज़ आती है तो इसको हाईलाइट करके दिखाया जाता है, जिससे इसके स्टॉक के प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे लाया जा सके। और आपने खुद भी देखा होगा, मैंने थर्सडे को भी एक वीडियो में आपको बताया था कि लगभग 60% की इसमें डिलीवरी उठाई देखी गई थी। तो इस तरह से इसमें नीचे स्तरों पर माल भरा जाता है। जब इन स्टॉक्स में प्रेशर आता है, जैसे वोडाफोन में आया, DHFL का इशू आया था, रिलायंस में कोई इशू आया था, रिलायंस जो अनिल अंबानी वाला है, तब भी हम यस बैंक के स्टॉक में दबाव देख सकते हैं। तो उसी के चलते हमें इस स्टॉक में अभी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन यस बैंक अपने डिसीजंस को, अपने अच्छे एक्शन प्लान को, जिससे कि वो आगे चल करके एक अच्छे बैंकों की श्रेणी में आ पाएँ, बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसा कि जब पहली बार RBI को ARC के गठन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था, उसको RBI ने रिजेक्ट कर दिया था। अब ये प्लान B की तरफ काम कर रहे हैं। ये दोबारा से ARC के गठन के लिए RBI के पास में जाने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत ही तगड़े से तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। बैंक ने इसके लिए संभावित निवेशकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया, यानी कि EOI मंगाए हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो भी कंपनी यस बैंक के बिजनेस प्लान में भागीदारी या
इन्वेस्ट करना चाहती है वह आवेदन भेज सकती है। यस बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए एडवाइजर भी नियुक्त किया है। यस बैंक ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने के लिए न्यूज़पेपर्स में ऐड भी दिए थे। इस विज्ञापन में बैंक ने मजबूत बैलेंस शीट वाली, इसके अलावा डिस्ट्रेस्ड एसेट बिजनेस में काम करने वाली कंपनियों से आवेदन मंगाए हैं। यस बैंक ने एडवर्टाइजमेंट में यह भी कहा है कि संभावित निवेशक एआरसी के लीड पार्टनर या स्पॉन्सर हो सकते हैं। पहले भी यस बैंक ये संकेत दे चुका है कि वह हाल ही में प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक का हिस्सा नहीं बनेगा। जैसा कि खबर मैंने आप तक पहुंचाई भी थी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बैड बैंक की स्थापना हो रही है उसमें यस बैंक अपना एनपीए ट्रांसफर नहीं करने वाला है, क्योंकि यस बैंक ने उस टाइम पे उन्होंने एमडी ने बताया था कि हमारे पास में ऑलरेडी एक अच्छे प्रोफेशनल्स की टीम है जो कि एनपीए को रिकवर करने पर जोर डाल रही है और हम एनपीए धीरे धीरे करके रिकवर भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की जो बैड बैंक की योजना है या जो बैड बैंक आ रहा है उसमें धीरे धीरे करके पैसा मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। हम उनसे अभी संतुष्ट नहीं हैं हाल में, तो इसलिए वो खुद के एआरसी का गठन कर रहे हैं जिससे कि वो अपने एनपीए को जल्दी से जल्दी अपने तरीके से रिकवर कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यस बैंक वेल प्लान तरीके से काम कर रहा है। अब भाई जो 40,000 करोड़ का पैसा फंसा है उसका दबाव तो बैंक को देखना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, लेकिन किस तरह से ये अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, किस तरह से ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। यस बैंक का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है। अगर एआरसी का गठन हो जाता है और ये अपने लोन को और भी बढ़िया तरीके से अगर इसको रिकवर करते नज़र आते हैं तो यस बैंक के लिए बहुत बेहतरीन खबर होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि इनका मेन इशू रहता है एनपीए। और जब जब जिन जिन कंपनीज़ को उन्होंने पैसा दे रखा था वहाँ से पैसा आने की संभावनाएं कम होंगी। इस स्टॉक पे दबाव देखने को मिलेगा, नो डाउट दबाव देखने को मिलेगा। यस बैंक के अलावा आप देख सकते हैं आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक है, उस पर भी दबाव देखने को मिल रहा था। तो एक नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी जिसको यस बैंक ने पैसा दे रखा है उधर से एनपीए की रिकवरी में प्रॉब्लम आती है तो उसका दबाव हमें यस बैंक में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे यस बैंक के एनपीए की रिकवरी होगी यस बैंक का परफॉर्मेंस भी सुधरेगा। इन्होंने बिल्कुल अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हर तरफ से इन्हें सफलता भी मिलती है, हमें दिखाई दे रही है। और एनपीए को रिकवरी का जहां तक सवाल है तो उसमें भी इन्होंने कई जगह पर सफलता पाई है, कई जगह से इनका पैसा रिकवर भी हुआ है। जैसे कि अनिल अंबानी ग्रुप की जो रिलायंस थी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो इनका सांता क्रूज वाला ऑफिस था उसको भी इन्होंने ले लिया, एक्वायर कर लिया, वहां से भी लगभग 1200 करोड़ रुपए का इन्होंने पैसा एक तरह से रिकवर किया है। तो उन सब के चलते भी यस बैंक का पैसा हमें रिकवर होता दिखाई दे रहा है। और यस बैंक के एमडी ने एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर भी दिया था कि वे ऐसे सेक्टर्स को लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे जिन सेक्टर से लोन वगैरह की रिकवरी में अभी प्रॉब्लम आएगी। वो ऐसे ही सेक्टर्स को लोन देंगे जहां से उनका पैसा इजीली रिकवर हो पाए और रिटेल बिजनेस की तरफ उनका मेनली फोकस रहेगा। और 3 साल में उन्हें अपनी रिटेल लोन बुक को भी डबल करना है और अपने रिटेल बिजनेस को भी डबल करना है। अब हम बात करते हैं कि यस बैंक पे हमारी स्ट्रैटेजी मेनली क्या होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, यस बैंक को लेकर के जो लोग 1 महीने 2 महीने के नज़रिए से काम करना चाहते हैं उनके लिए यस बैंक में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यस बैंक में निवेश आपको अपने पोर्टफोलियो में और स्टॉक्स की तरह थोड़ा सा खरीद करके रखना चाहिए। जैसे कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये का है तो आप उसमें 4,000 रुपये का यस बैंक भी खरीद करके रख सकते हैं और भूल जाइए 1.5-2 साल के लिए। मैं आपको बताऊं, जब कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी लॉन्ग टाइम तक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी तब उसका स्टॉक एक स्ट्रांग बेस पर ऊपर उठेगा। अगर किसी दिन मान लीजिए यस बैंक चल भी गया, 20 रुपये भी पहुंच गया 3-4 दिन में, 15 दिन में, फिर उसमें गिरने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि जब तक कि बैंक स्ट्रांग नहीं होगा, उसका बिजनेस स्ट्रांग बेस पे नहीं होगा, एनपीए रिकवरी में तेज़ी नहीं आएगी जब तक कि उसमें हमें अच्छा रिजल्ट नहीं नज़र आएगा। आप बैंक के परफॉर्मेंस को देखिए, 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट को देखिए, उसके बाद में आप ये सोचिए कि यह बैंक अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। जो लोग सोचते हैं कि 1 महीने 2 महीने में चल जाएगा उनके लिए यस बैंक में इन्वेस्टमेंट बनाने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। जो लोग निवेश बनाना चाहते हैं वो 2 साल के नज़रिए से बनाएं, आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।